तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए, अभी तो हमने माइक्रो फाइनेंस के साइकिल में देख लिया है, जितने भी आपके एनबीएफसीज हैं और जितने भी आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सबकी रीरेटिंग एक तरह से स्टार्ट हो गई है। तो उसी में हमने ऑलरेडी क्वार्टर 4 के अंदर आपने देखा था, हमने बहुत सारे अलग अलग एनबीएफसी और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को डिस्कस कर लिया था। तो वहीं पे कुछ बैंक्स वगैरह थे जो रह गए थे। अभी उनको पिछले आने वाले कुछ दिनों में एक ही करके बचे हुए सभी बैंकों को डिस्कस करते हैं। तो उसी कंटेक्स्ट में आज की वीडियो में हम लोग उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की क्या ट्रैजेक्टरी है, उसको किस तरह से देखना चाहिए, उसको समझते हैं। बट उस चीज़ में आने से पहले जितने भी आपके ये बैंक्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज के आपके होते हैं। कुछ आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कुछ आपके मान लीजिए उस कैटेगरी के अंदर भी आपका सिक्योर्ड लेंडर्स की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, उज्जीवन उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो आपको ये देखना है, जैसे अगर आप चलिए एग्जांपल के लिए और लेता हूँ एग्जांपल, जैसे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण है, या फिर आपका अरमान फाइनेंसेस है, मुथूट माइक्रो फाइनेंस है। तो आप देख रहे हो कि इन सभी बैंकों का जो वैल्यूएशन होता है, मतलब मान लीजिए जैसे अगर आप अरमान फाइनेंसेस को देखते हो, तो उसकी जब चीज़ें सही हो रही थी, जब से जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ, कोविड 19 हुई, उस सभी दौर के अंदर भी वो सभी बैंक जो है कभी लॉस रिपोर्ट नहीं किए। अर्बन फाइनेंसेस है, वो आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वार्टर में ही लॉस रिपोर्ट किया। तो जब जब आप इस तरह के पूरे गैमेट ऑफ एनबीएफसी और बैंक्स को देखते हो ना, तो यहाँ पे आपको जो अभी रीरेटिंग हो रही है, अभी जो जितनी भी बैंकों की आप रीरेटिंग देख रहे हो ना, एक तरह से आपको वो दिख रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो भी उनके इशूज थे उनकी रिकवरी हो रही है, पहली बात उसकी रीरेटिंग है। तो यहाँ से मान लीजिए सभी बैंकों की एक पर्टिकुलर लेवल तक रीरेटिंग हो जाने वाली है। बट वहाँ से जो फर्दर रीरेटिंग है वो डिपेंड करेगा इन सभी बैंकों का, यहाँ से कितना मान लीजिए एक्चुअली ग्रोथ आता है। तो उन पॉइंट को आपको लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अरमान फाइनेंसेस है, अभी प्रेजेंटली उसको लगभग मान लीजिए जो पूरी साइकिल खराब हुई थी, या फिर आपकी क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है, इन सभी को जो 2 का प्राइस बाय बुक मिलता है, वो चीज़ आपको दिख रहा है कि इवन द क्राइसिस के अंदर भी मिलता है। वही एग्जांपल के लिए अगर आप जैसे सेट इन क्रेडिट केयर है, या फिर फ्यूजन फ्यूजन वाली बैंक है, या फिर जैसे सूर्योदय है, या फिर जैसे अभी हम लोग उत्कर्ष को डिस्कस कर रहे हैं, इन सभी को आप देखोगे, इन सभी को जब इनकी साइकिल्स अच्छी भी थी, तभी भी इन्हें लगभग 2 के ऊपर कभी प्राइस बाय बुक इनको मिलता नहीं था। कुछ पीरियड्स के लिए मिला होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कहने का मतलब क्या है, एक जो स्ट्रक्चरल प्राइस बाय बुक है वो डिटरमाइन करेगा इन बैंकों की एक्चुअली में कितना टर्न अराउंड होता है, कितने ये लोग भविष्य में अपने कलेक्शंस पे काम करते हैं। कई सारे बैंक जो होते हैं, जब चीज़ें खराब होती हैं तो अपने कलेक्शन इफिशिएंसी हो गया, अपनी ये जितनी भी कलेक्शन टीम होती है उस पर जो खर्चा करना होता है, उन सभी चीज़ों को करते हैं। बट वंस द साइकिल रिवाइव्स, वो सभी चीज़ें बंद कर दी जाती है, बिकॉज आपका जो ओपेक्स होता है उसको घटाने की एक तरह से एम रखी जाती है। तो उन सभी पैरामीटर्स को आप लेके चलिए। जब आप एक किसी पर्टिकुलर अपने पोर्टफोलियो के लिए कभी एक या दो बैंक को आप सेलेक्ट करते हो, या फिर 3 बैंकों को सेलेक्ट करते हो, तो इन सभी पैरामीटर्स को लेके चलना है। तो उन चीज़ों को आप लेके चलिए। अब उसी कंटेक्स्ट में हम लोग चलिए, अब उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसकी एक छोटी सी केस स्टडी है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या उसकी ट्रजेक्टरी यहाँ से रहने वाली है। तो आपने ये देखा कि जस्ट लाइक जो बहुत सारे आपके छोटे छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सभी के लिए बहुत सारी चीज़ें खराब रही थी आपकी लास्ट ईयर के अंदर। तो अगर मैं आपको उत्कर्ष का केस बताऊं ना, तो उत्कर्ष पिछले 4 क्वार्टरों में, पिछले अगर मैं 6 क्वार्टर का एग्जांपल लूँ, तो उसमें से 5 क्वार्टर में उसने लॉस रिपोर्ट किया है। और लॉस ऐसा छोटा मोटा लॉस भी नहीं, वो लगभग 100 करोड़ हो गया, 200 करोड़ हो गए, इस तरह के लॉसेस को उसने रिपोर्ट किया है। तो क्या हुआ ना, जो वो बिहार के एरिया में पूरा काम करते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारा जो आपका इंटरेस्ट रिवर्सल होता है, जो आपका मान लीजिए कोई आपका लोन आपने दिया, वो बेसिकली एनपीएस बन जाता है। तो उस कारण सभी इंटरेस्ट रिवर्सल्स हो रहे थे। उसी कारण क्या हो रहा था, आपको दिख रहे हो कि इन सभी बैंकों के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। अब उत्कर्ष का केस क्या है ना, उत्कर्ष के केस में अभी भी मान लीजिए जितने भी ये इशूज वगैरह हैं, वो अभी तक 100% सॉल्व नहीं हुए हैं। ऑल दो अगर आप इनका कलेक्शन इफिशिएंसी देखोगे ना, तो वो इनका जो प्री क्राइसिस पीरियड था वहां तक वो चीजें आ गई हैं। तो यहाँ से क्या ट्रेजेक्टरी रहती है, वो चीज़ हमें देखनी है। तो अगर आप इनका क्वार्टर 4 भी देखोगे, तो वहां पे भी कलेक्शन इफिशिएंसी इंप्रूव हुई थी। अब दूसरी चीज, बैंक क्या कर रहा है, अपना जो पूरा पोर्टफोलियो है उसको एक तरह से मान लीजिए आपका जो जो ज्वाइंट लेंडिंग मॉडल होता है, उससे चेंज होकर आपका जो कंज्यूमर लोन्स वगैरह होते हैं उस तरफ जाने की बात करता है। तो उस ट्रैजेक्टरी में देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इन उत्कर्ष के केस में क्या क्या इनके पैरामीटर्स हैं, उन सभी चीज़ों की क्या ट्रैजेक्टरी पास्ट में रही थी, कैसे वो अभी है, और यहाँ से किस तरह की ट्रैजेक्टरी दिखती है। तो उससे क्या होगा, उसको आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस हो गया बाकी बैंकों से, और उत्कर्ष को ओवरऑल देखना किस तरह से चाहिए, तो आपको उसका एक आइडिया लगेगा। तो उसमें जाने से पहले आप एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, जैसे अभी आप देख रहे हो कि सारे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, या फिर जो एनबीएफसी, सबकी रेटिंग हो चुकी है, बट उत्कर्ष की रेटिंग नहीं हुई है। तो इसका कारण क्यों है, बिकॉज आप देखते हो ना, जैसे जैसे मतलब एक बैंक है या फिर एनबीएफसी है, वो अपने उस साइकिल के अंदर कौन किस स्टेज पे खड़ा है उसके अकॉर्डिंग पूरे आप देख रहे हो, इस पूरे सेक्टर के अंदर रीरेटिंग सभी की उस तरह से हो रही है। तो उत्कर्ष आप देखोगे तो रिलेटिवली इस पूरे चीज़ों के अंदर थोड़े पीछे की ओर खड़ा है। अभी जो इनकी पूरे प्रॉब्लम्स है ना, वो 100% सॉल्व नहीं हुई है। क्योंकि अगर आप इनका ओपेक्स मतलब जो क्रेडिट बाई इनकम जो रेशियो होता है, कॉस्ट बाय इनकम जो रेशियो होता है, वो आप देखोगे कि 100% के भी ऊपर चला गया था। तो बहुत सारी दिक्कतें थी उन चीज़ों में। तो उन सभी चीज़ों को इसको धीरे धीरे सॉल्व करना है। तो उसी ट्रेजेक्टरी में हम लोग चलिए देखते हैं। तो आपको
कुछ पैरामीटर्स अगर आप देखोगे ना, सिंस आपने देखा कि इंटरेस्ट रिवर्सल हो गया, ये लोग आपका मान लीजिए सिक्योर्ड बुक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो इनका जो निम है, निम में पूरा डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। तो आप देखते हो कि क्वार्टर 2 के अंदर जो इनका निम है वो आपका 5.1% पे बॉटम बन चुका है। अब वहां से धीरे धीरे चीजें क्या है ना, वो आपके रिकवर होने की स्टार्ट हो रही है। अब निम आपका रिकवरी क्यों होता है? निम आपका एक तरह से दो चीजों का फंक्शन है। एक आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का फंक्शन है, और दूसरा आप कितना यील्ड चार्ज करते हो अपने कस्टमर्स के ऊपर। अब ये जो बैंक देखोगे, आप देख रहे हो कि ये आपका मान लीजिए से जो सिक्योर्ड बुक है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो एक तो वहां से आपकी थोड़ी सी यील्ड में डिक्लाइन होता है, बट एट द सेम टाइम इस बैंक के केस में क्या है, आपका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो आपका कम हो रहा है। तो आपको दिख रहा है कि दोनों चीज़ों का इंटरप्ले हो रहा है। और जैसे जैसे आपकी साइकिल रिकवर होती है, तो आपकी जो प्राइसिंग पावर होती है वो आपकी बढ़ जाती है। जैसे ये लोग वो आपका होता है ना, मतलब जो प्रॉपर्टी लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गई, उन सभी चीज़ों की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। तो नेट नेट कंपनी ये कहता है कि FY27 जो रहने वाला है, वहाँ पे ये लोग लगभग मान लीजिए 8% के आसपास निम टारगेट करते हैं। और जो FY28 है, वहाँ पे लगभग 8.5% के आसपास निम टारगेट करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आपको ये दिख रहा है कि FY27 के अंदर भी इनका लगभग 250 बेसिस पॉइंट पे आपको निम का एक्सपांसन मिलेगा। और सिमिलरली आने वाले ईयर्स में मिलेगा। एट द सेम टाइम कंपनी कहता है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो भी हमारा यहाँ से बेसिकली कम होने वाला है। तो ये चीज़ है। अब इसके अलावा आप इस दोनों जो पैरामीटर्स है, आप उसको एक अगर स्लाइड में आप जोड़ दोगे, तो आप इस तरह से कुछ देख सकते हो। यहाँ पे आप स्लाइड को पॉज कीजिए, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा उसी चीज़ों को आप एक अलग वे में देख सकते हो। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का कमी दिखेगी, और आने वाला जो ईयर है वहाँ पे आपको निम का एक्सपांसन मिलेगा। डिस्पाइट जो इनके पुराने जो लोन बुक है उसमें, मतलब वो आपका जो सिक्योर्ड बुक की तरफ आगे बढ़ रहा है उसके बाद भी। तो ये तो पहला टेलविंड हो गया। दूसरा टेलविंड अगर आप देखोगे ना, जो इनका पूरा लोन बुक का जो मिक्स है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, तो वो आप क्लियरली देख सकते हो कि कंपनी का जो टारगेट है, बेसिकली मान लीजिए लगभग 55% आपका सिक्योर्ड बुक की तरफ, अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड बुक की तरफ आगे बढ़ने की बात करता है। और लगभग 45% जो है वो आपका सिक्योर्ड बुक अनसिक्योर्ड बुक की तरफ आगे बढ़ने की बात करता है। बट अगर आप इनका क्वार्टर वन का भी जो अपडेट देखोगे ना, तो वहाँ पे भी आप पाओगे कि लगभग 72% इनका सिक्योर्ड बुक की तरफ चला गया है। और 27-28% जो है वो आपका अनसिक्योर्ड बुक की तरफ आगे बढ़ा है। तो आप ये देख सकते हो कि बैंक जो है, इनका जो बेसिकली गाइडेंस है उससे आगे की ओर ही बढ़ रहा है। अब मे भी जैसे जैसे आपकी मान लीजिए ना, जैसे आपकी अनसिक्योर्ड की जो इनकी बुक है वो रिकवर होगी, तो आपको वहां से दिखता है कि कंपनी हो सकता है अपनी अनरिकवर्ड बुक की तरफ आगे बढ़े। अब यहीं पे अगर आप इनका क्वार्टर 1 का अगर अपडेट देखोगे ना, तो वहां पे आप कुछ और चीजें देख सकते हो। तो आप उसमें आप ये चीज पाओगे कि कंपनी जो है अपना मान लीजिए जो भी इनका अनसिक्योर्ड बुक है उसको काफी तेजी से बढ़ा रहा है। जो सिक्योर्ड बुक है उसको काफी तेजी से बढ़ा रहा है, लेकिन जो अनसिक्योर्ड बुक है उसमें उतनी तेजी से अभी इन लोगों ने बढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है। तो आने वाले क्वार्टर्स में हमें दिखता है जैसे, और एक और चीज आपको ये दिखना है कि जब आप क्वार्टर 1 के नंबर देखते हो ना किसी भी बैंकों के लिए, तो आपको ये चीज लेके चलना है कि क्वार्टर 1 जो है आपका सीजनली एक वीक क्वार्टर होता है। तो जब आप डिसबर्समेंट के नंबर देख रहे हो, तो क्वार्टर 1 के जो नंबर है, कई बार आप बैंकों के केस में देखोगे कि वो डिक्लाइन हो रहा है। जब आप उसको क्वार्टर 4 से कंपेयर करते हो, तो उस नंबर को हमने उस तरह से देखना चाहिए। क्योंकि लास्ट ईयर भी जो आप देखोगे ना, जैसे केपरी ग्लोबल हो गया, बाकी कंपनियों के नंबर भी कुछ इस तरह से ही आए थे। तो उस कंटेक्स्ट में आप इनको देखिए। बाकी अगर कुछ और पैरामीटर्स हम लोग इस बैंक के डिस्कस करें, सो आप यहाँ पे इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो है उसकी ट्रैजेक्टरी देखिए। अब देखिए कंपनी ने क्या किया है ना, पिछले FY25 के अंदर इन्होंने अपना ब्रांच एक्सपेंशन आई थिंक काफ़ी किया था। तो उसमें आपको दिखता है कि जो ब्रांच एक्सपेंशन तो आपने कर दिया, उसके बाद आपकी MFI की साइकिल बुरी हिट हो गई। तो उसमें आपको दिखता है कि उन ब्रांचेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ी नहीं, तो आपको जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो तो आपका बढ़ जाता है। तो उसी कारण कंपनी का आप देखेंगे ना, कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो 110% पे बढ़ गया था। अब कंपनी यहाँ से जो ट्रैजेक्टरी देता है, आप इनका क्वार्टर 4 देखोगे तो वो घट के लगभग 97% पे आई है। और यहाँ से ये लोग FY27 के अंदर 65% से 75% के बीच में रखने की बात करते हैं। और आने वाले साल में इसको लगभग 57% के बीच में रखने की बात करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब ये लोग जो फर्दर यहाँ से मिड टर्म के लिए अपना जो ब्रांच एक्सपांसन है उसको वहीं पे पॉज किया है। और जो इनकी पुरानी ब्रांचेस है उस पर स्वेटिंग करने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है, उससे आपकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो उसको बढ़ाएंगे। तो आपको जब इस कंपनी के लिए आप जब FY27 देखोगे ना, तो जो इनका जो बेसिकली जो इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो होता है ना, वो आपको दिखेगा कि घटता हुआ दिख रहा है। कहने का मतलब क्या है, जो आपकी पूरी ओवरऑल ओपेक्स होती है वो आपको दिखेगा या तो फ्लैटिस है या तो वो कम हो रहा है। कम तो नहीं होगा, चलिए फ्लैटिस रहेगा या फिर स्लाइट इंक्रीज रहेगा। कहने का मतलब क्या है, जितना आपका AUM बढ़ने वाला है उससे आपकी कम तेजी से आपका कॉस्ट टू इनकम रेशियो बढ़ेगा। तो उसके कारण भी आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने की काफी स्कोप दिखते हैं। तो ये एक और आप कह सकते हो इस बैंक के लिए एक तरह से ओवरऑल टेलविंड है एक तरह से। तो इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। फाइनली अगर आप जो भी पूरी आपकी MFI साइकिल रिवर्स हुई है, उसका नेट रिजल्ट आपको कहाँ से दिखता है, जो इनका क्रेडिट कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, जो पहले पिछले क्वार्टरों में लगभग बढ़ के 9-10% के आसपास चला गया था, वो आपको दिख रहा है कि अब वो कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हो रहा है। तो आपको आने वाले क्वार्टरों में दिखेगा कि जो इनका, जैसे अगर आप क्वार्टर 4 भी देखोगे ना, तो लगभग ये 5.3 पे पहुंच गया है। अब यहाँ से जो कंपनी का FY27 का गाइडेंस है, वो लगभग 3 से 3.5% करने की बात करते हैं, और FY28 में लगभग 2 से 2.5% करने की बात करते हैं। तो देखिए आपको ये दिख रहा है कि कॉस्ट, जो आपका क्रेडिट कॉस्ट होता है वो आपका रिवर्सल होता है। तो आपका जो PPOP से जो पैट के बीच में है ना, वहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट बूस्ट दिखने वाला है। तो ये चीज़ है। अब फाइनली अगर मैं इनका पैट के बारे में देखूँ, सिंस लास्ट क्वार्टर में आपका जो ये मतलब क्रेडिट कॉस्ट है वो आपका काफ़ी ज़्यादा था, तो उसके कारण जो आपका पैट होता है
वो आपका एक तरह से लॉस रिपोर्ट कर रहा था। तो आप पिछले 6 क्वार्टर को देख सकते हो, सिर्फ एक क्वार्टर में इन्होंने स्लाइटली बेयर मिनिमम इन्होंने 3 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है, बाकी पिछले 5 या 6 क्वार्टर से सभी में इन्होंने लॉस शो किया है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से जो इनका क्वार्टर बनाएगा, जैसे अब इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी भी स्टेबलाइज हो गई है, तो आपको दिखेगा कि धीरे धीरे क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप योर जो आप कंपेयर करोगे ना इसको, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको काफी तेजी से, जैसे वो मुथूट माइक्रो फाइनेंस में पिछले 2 क्वार्टर से हो रहा है, अरबान फाइनेंसेस में भी हमने देखा लास्ट क्वार्टर में, तो वही चीजें जो है वो आपको उत्कर्ष के केस में मोस्ट प्रोबेबली क्वार्टर 1 से आपको दिखती है, मतलब होती हुई दिखती है। तो ये है, तो आप इस कंटेक्स्ट में पूरे इस बैंक को देखिए। तो फाइनली अगर हम लोग ओवरऑल अगर मान लीजिए हम लोग उत्कर्ष के बारे में बात करें, तो उत्कर्ष जो है ना अपनी जो स्टोरी में है, जो हम लोग बाकी एनबीएफसी और एमएफआई को देख रहे हैं, तो हल्का सा पीछे है, बट धीरे धीरे आपको दिख रहा है कि ये बैंक भी जो है ना यहाँ से इनकी जो ट्रैजेक्टरी है एक तरह से अच्छी हो रही है। क्वार्टर 1 के जो डिसबर्समेंट का नंबर है ऑफकोर्स उतना अच्छा नहीं दिखा है जब हम इसको बाकी सूर्योदय से कंपेयर करते हैं या उज्जीवन वगैरह से कंपेयर करते हैं, बट ट्रैजेक्टरी यहाँ से अच्छी है। इनका कौन कॉल होता है, देखते हैं किस तरह के नंबर से ये लोग कहते हैं, क्या ये लोग अपनी चीज़ों पे आगे बात बोलते हैं। और इनका अगर आप गाइडेंस देखोगे ना, तो FY 27 और FY 28 में लगभग 25 से 30% अपने AUM को ग्रो करने की बात कर रहे हैं। ऑल्दो सिंस इनका जो इनका MFI बुक है वो उतनी तेजी से ग्रो नहीं किया है, तो इनका जो नॉन MFI बुक है उसको काफी तेजी से ग्रो करना पड़ेगा। तो उस ट्रैजेक्टरी को हमको क्वार्टर 1 में देखना पड़ेगा, क्या अपडेट बैंक देता है उस चीज के बारे में। तो चलिए इस पूरे चीजों को हम लोग, तो चलिए इन चीजों को हम लोग जब इनके क्वार्टर के नंबर्स आएंगे तो अब उसमें वहां पे हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उस चीजों को देखते हैं। अब फाइनली चलिए मैं इसकी वैल्यूएशंस वगैरह के बारे में बात कर लेता हूँ। तो कंपनी को अगर आप देखोगे तो परसेंट इनका जो प्राइस बुक है लगभग मान लीजिए 1 पे चल रहा होगा अप्रोक्सीमेट। अब आप इनका अगर एक्सपेक्टेड मान लीजिए FY 27 का पैट निकालोगे तो लगभग मान लीजिए 300 करोड़ के आसपास आता है, बिकॉज कंपनी ने जो अपने ROE के बारे में ट्रैजेक्टरी दी है। अब देखिए कंपनी ने जो आपका FY 26 किया है, यहाँ पे अगर आप इनका ROA देखोगे या फिर ROE देखोगे तो आपको दिखेगा बिल्कुल ही नेगेटिव है, बिकॉज पूरे फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने लगभग लॉसेस रिपोर्ट किए हैं। अब इनका आप नेटवर्थ जो है लगभग मान लीजिए 2700 करोड़ के आसपास इनका नेटवर्थ है आज के डेट में। अब कंपनी ने FY 25 के अंदर ऑलरेडी अपना जो मनी रेज होता है वो इन्होंने ऑलरेडी कर लिया है, तो इनको Tier 1 कैपिटल इनके पास ऑलरेडी है। तो फर्दर यहाँ से दिखता है कि कुछ समय के लिए आपका ब्रांच एक्सपेंशन भी नहीं होगा, आपको ये फर्दर आपको अपने बैंक के अंदर न्यू कैपिटल की जरूरत नहीं है। तो आपको दिख रहा है कि जो इनका बुक है वो वहीं पे है। अब यहाँ से क्या है, इनका जो पूरा पैट है, अब इन्होंने जो गाइडेंस दिया है ROE के बारे में, तो इनका ROE जो है सिंस अभी धीरे धीरे ये लोग प्रॉफिटेबल बैलेंस शीट दिखाएंगे, तो आपको दिख रहा है कि FY 27 के अंदर लगभग ये लोग 300 करोड़ 280 से लेकर 320 करोड़ के बीच में ये लोग पैट करने की बात करते हैं, अगर हम कंजर्वेटिव लेके चले 15 से 20% के हम लोग AUM ग्रोथ को भी लेके चलते हैं तो वहां से। अब उसके बेसिस पे आप इनका फॉरवर्ड प्राइस बुक निकालोगे तो लगभग 0.8 0.9 के बीच में आता है। अब जो प्री MFI क्राइसिस थी वहां पे इनका जो प्राइस बुक मिलता था इनको लगभग मान लीजिए 2 के आसपास इसको पीक मान सकते हो। तो आपको दिख रहा है कि बैंक जो है अपने फॉरवर्ड अर्निंग के बेसिस पे काफी बेसिकली मान लीजिए एक तरह से चीप कह सकते हो, जो आपको कहना है कह लीजिए। तो उस चीज में दिख रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से चीजें जब रिलेट होगी इस बैंक को आपको 4 का प्राइस बुक मिल सकता है या फिर 5 का प्राइस बुक मिल सकता है, जैसा आपको अरमान फाइनेंस के केस में मिलता है। तो पहले तो यहाँ से जो इस बैंक की रेटिंग है जस्ट लाइक द अदर सेक्टर इन दिस होल थीम, तो आपको अदर बिजनेस इन दिस होल थीम, तो आपको दिख रहा है कि पहले जो रेटिंग होने वाली है वो इनका जो रिवर्सल है उसकी रेटिंग होगी। वहां से जो फर्दर इनका स्कोप होने वाला है जैसे बाकी बैंकों के केस में हो रहा है, वहां से चीजें कितनी फर्दर ये लोग ग्रोथ मोमेंटम शो करते हैं उस चीजों पर डिपेंड करेगा। तो चलिए इस बैंक को भी आप अच्छे से ट्रैक कीजिए, तो ये एक हमारा एक अच्छा एडिशन हो रहा है जो भी हम बिजनेस ट्रैक करते हैं वहां पे। तो चलिए मिलते हैं, बाकी बिजनेस को डिस्कस करेंगे एक एक करके। थैंक यू वेरी मच, लेट मी नो योर थॉट्स, आई विल ट्राई टू आंसर देम।